रूसी पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है। बड़ी उम्मीदें जो हैं वो लोगों को लगी हुई हैं कि अगर शायद कहीं रूस से पेट्रोल आ जाता है तो उसकी कीमत पता नहीं कितनी जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। बुखारी साहब, ये क्या है, रूसी पेट्रोल की क्या कहानी है और ये कितना नीचे आ सकता है? अगर वाकई रूस से हम पेट्रोल लेने की पोजीशन में आ जाते हैं तो ये कितना नीचे आ सकता है? यकीनन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसके दाम नीचे आते हैं तो यकीनन बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसकी थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये पहली दफ़ा जिक्र किया था इसका अपने पीटीआई के सरबराह जो हैं उन्होंने, लेकिन वो बगैर किसी ग्राउंड रियलिटी के किया था। उन्होंने सिर्फ खाली जिक्र ही किया था, क्योंकि जब फिर बाद में उनसे रब्ता किया गया, जब वो रशिया गए थे, हाँ जी, जब उन्होंने बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई मुआहदे शायदे वाली बात क्या, कोई बात ही नहीं हुई थी। एनीवे, वो अब मुआहदा हो गया है और पहला जहाज़ जो है वो आने वाला है। अच्छा, देखिए, हमारी जो है अपनी पाकिस्तान की टोटल खपत है ना पेट्रोल की, वो है 6.5 लाख बैरल, ठीक है, और हम रूस से खरीद रहे हैं 1 लाख बैरल। अच्छा, अगर ये साइकिल बन जाता है कि 1 लाख बैरल का जहाज़ चल पड़ा है, 1 लाख का पहुंच गया है, 1 लाख का रास्ते में है, तो फिर 10 से 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा। जो पहले हमारी कमजोरी थी कि हमारी रिफाइनरीज उनका ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी हमने ओवरकम कर ली है। ठीक है, अब हमारी ही अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनमें वो ऑयल जो है वो यानी अब ये फिनोमेना नहीं है रूसी तेल, अब ये हकीकत है। करेक्ट। और आपको पता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए पेट्रोल की कीमत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से कारखाने चलते हैं, उसी से बिजली बनती है, उसी से सारा कुछ चलता है। तो पेट्रोलियम गुड्स की कीमत अगर नीचे आएंगी तो यकीनी तौर पे इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा बुखारी साहब, इससे बड़ा फिगर कोट किया जाता है, ये आपने 10 से 15 कहा है, लोग होपफुल थे कि शायद 100 रुपए तक भी दाम नीचे आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल वो होगा, क्योंकि जो कैलकुलेट किया गया है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है। मेरे ये आखिरी लफ्ज़ नहीं है कि 10-15 का पड़ेगा, मुमकिन है 25 का पड़े, 30 का पड़े, लेकिन 100 का भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो हमारी सारी ज़रूरत तो रूस पूरी नहीं करने जा रहा ना, तो एक पार्ट पोर्शन आएगा उसका। तो बहरहाल उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अब इसमें रिफ्लेक्ट करेगा जो बजट हमारा बनने जा रहा है। यहाँ पर मैं ब्रेक में बात कर रहे थे, मरियम औरंगज़ेब ने बजट की बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बजट आए जो अवाम दोस्त भी हो और लोगों के ऊपर को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ज़्यादा ना पड़े, यानी कोई तबाही ना हो जाए। तो इसके लिए नहीं, तो ये मुमकिन कैसे हो पाएगा बुखारी साहब? एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार। बजट IMF से मुआहदा हो जाता है, तब भी नहीं होता, तब भी देखिए IMF से मुआहदा होने की उम्मीद तो मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। अच्छा, सिर्फ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़े से ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया था कि जी शायद इस महीने के रवा माह के आखिर तक ये मुआहदा हो जाए। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एग्रीमेंट हो या ना हो, मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं वो ये है कि जी मुआहदा हो जाए तो ठीक है, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होता मुआहदा तो जीना तो आपने तब भी तो है ना, मुल्क की इकोनॉमी तो चलानी है ना आपने। फिर आपके क्या ऑप्शंस खुलेंगे वो मेरे ख्याल से उसका प्रीमेच्योर है थोड़ा सा उसकी बात करना। लेकिन अगर वो जिस ब्लॉक की बात हो रही है वो ब्लॉक अगर बन जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नहीं तो ये जो एक बात कही है महसन इकबाल साहब ने जो कहा है कि मौशी पॉलिसी 10 साल से कबल तो नतीजा नहीं हो सकती, तो ये 10 साल एक तवील अरसा है, उसके बीच में किस तरह से रिलीफ जो लास्टिंग पॉलिसीज होती हैं ना जी, 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म, 3 तरह की। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं ना, जिसके ऊपर बुनियाद होती है पूरे बजट की, वो तो 1 साल उसका असरात नहीं मिलते, वो लगता है इतना अरसा उसमें। अच्छा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मिड टर्म जो पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट फौरी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन सा बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिर नए सिरे से ट्रैक पे डालने की एक कोशिश होगी। एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, आपको पता है कि हसन इकबाल साहब भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुसद्दक मलिक साहब भी हैं, और फिर खुद वो खुर्रम दस्तगीर साहब, ही इज़ ऑल्सो ए गुड हैंड, एंड ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब। और मैं नहीं समझता कि मुफ्ता इस्माइल साहब को इसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा। वो भी आजकल जो बात कर रहे हैं वो उतनी मुखासमत या गुस्से वाली नहीं है जो चंद हफ्ते पहले वो कर रहे थे। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी, जिसका हम अब काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि आज हुआ और कल हुआ, तो कल फाइनली जो ऐलान है वो होने जा रहा है। बुखारी साहब,
कि कितनी बड़ी पार्टी बनकर ये उभर सकती है, किस किस्म की पोटेंशियल है इसके अंदर। ठीक है, वो तो हमें पता है कि जहांगीर खान तरीन साहब के अपने अंदर कितना पोटेंशियल है, पीटीआई के लिए वो क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई जो है वो उस वक्त थे। अभी ये पार्टी जो है वो कितनी फ्लरिश करते हुए आप देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा और डेंट जो है वो पीटीआई को डाल सकती है? पहली बात तो ये है कि इसमें तो मुझे कोई इबाहम नहीं है कि ये नई पार्टी की तश्कील जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकती। इसलिए कि वो पुरानी पार्टियां हैं, एस्टैब्लिश पार्टियां हैं। और दूसरी बात यह है कि नून लीग के हवाले से ख़ास तौर से तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो साबका मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी की, वो साबका सिविल रूलर्स ने भी की कि शरीफ फैमिली डिवाइड हो जाए, नून लीग टूट के हिस्से बखरे हो जाएं, वो बकौल पाशी दे के कि शीन में से नून, नून में से ए में से बी में से सी, पता नहीं क्या क्या निकालते रहते थे। वो कुछ नहीं निकला। एक भी एमपीए और एमएनए इलेक्टेड जो था नून लीग का वो पार्टी छोड़ के नहीं गया इन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद। एक लिहाजा इस पार्टी में मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो पीटीआई से उड़ान भर के आके इनके पिंजरे में गिरेंगे। सही, ये बात ठीक है कि वो तरीन साहब के लिए अजनबी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनमें से मेजॉरिटी वो है जिन्हें तरीन साहब लेके आए थे पार्टी में। सही। ठीक है, तो अब तहरीक इंसाफ 3-4 हिस्सों में बट गई है। कल भी हमने बात की थी उसके ऊपर। एक वो जो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, एक वो जो असम्बली में बैठे हुए हैं जो मुनहरफ हो गए थे, एक वो जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जाएंगे, और कुछ वो जो दूसरी पार्टियों में इक्का दुक्का जाके अकोमोडेट होंगे। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हमारे बाजू खुले हुए हैं। सईद गनी ने 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, और दूसरा जमात इस्लामी ने, उन्होंने भी कहा कि जनाब, ख़ास तौर से उनका हवाला कराची। अच्छा। कराची में चूँकि जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है, आपने देखा लोकल बॉडीज़ में उन्होंने कितना परफॉर्म किया अच्छा, तो उनका ख्याल ये है कि वहाँ के लोग उनमें शामिल हो जाएंगे, और ये इम्कान भी है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनेगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि वो इलेक्शन के इतने करीब पार्टी बना के और बस फिर तबाही मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी मतलब फिर मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट जो है वो नून लीग को पर जाता है ना। अगर हाँ, मतलब पंजाब के हवाले उस मुतहद्दा पीटीआई से उनका मुकाबला था तो यकीनन वो एक टफ मुकाबला होता है। और आज जरदारी साहब ने, हम चलते चलते बात कर रहे हैं इसकी, कि जरदारी साहब ने आज क्योंकि बिल्कुल टाइम, हाँ जी, मिसाक मईशत सेमिनार से खिताब किया है उन्होंने। 2-3-4 बातें उनकी बहुत कमाल की हैं। अच्छा, 2-3, एक तो उन्होंने कहा कि महातीर मोहम्मद ने कहा था कि लोगों को पहले अमीर करो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाओ, और गैर मुल्की सरमायाकार $1 के बदले 5 लेना चाहता है। सही है। उन्होंने कहा मुझे मौका दें, मेरी पॉलिसियों पे अमल करें तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी पॉलिसीज जिस तरफ से भी दी जा रही हैं उसके ऊपर अमल जो है वो होगा। बहरहाल अवाम के लिए एक उम्मीद जो है वो ये हो सकती है कि इलेक्शन का साल है, तो शायद हुकूमत जो है वो सर तोड़ कोशिश करेगी, एडी चोटी का जोर लगाएगी कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो कुछ रिलीफ जो है वो अवाम के लिए भी दिया जा सके। तो इस सूरत में हो सकता है कि रिलीफ अवाम को मिल जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।